बट मैं तभी उनको यही चीज़ बताती हूँ कि अगर 4 साल के बाद अगर आपको थायराइड आ जाए, पेन किलर लेना सही है या गलत? पहले 1 महीना भर भी पहले आ जाते तो शायद मैं इसको कुछ बचा पाती। मतलब मेरे पास ऐसी भी औरतें हैं जो 33 साल में शादी कर रहे हैं और अभी वो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं कि ठीक है मैं अभी नहीं 2 साल के बाद बच्चा रखूँ। डिलीवरी के वक्त किस समय महिलाओं को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और विटामिन्स के जो गोली होते हैं या ब्लड काउंट कम होना, तो इसके लिए रूटीन चेकअप क्यों जरूरी है डॉक्टर्स के पास जाना? जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक औरत जब गर्भवती होती है तो डेफिनेटली उसके साथ उसका बच्चा भी बढ़ता है, तो डेफिनेटली उसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है ना। विटामिन्स की गोलियां ऐसी हैं कि जो हम लोग स्टार्टिंग से ही चालू करते हैं। मतलब उसमें भी जो सेफ विटामिन्स होती हैं जैसे फॉलिक एसिड हो, B12 हो, ये टैबलेट्स तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पहले दिन से जब से वो औरत प्रेग्नेंट होती है तब से हम लोग चालू करते हैं। बट उसके अलावा जो आयरन की गोलियां हैं वो 3rd मंथ से चालू करनी होती है। वो भी हम देखते हैं कि बाबा इंजेक्शंस मतलब हीमोग्लोबिन उसका कितना है। अगर उसका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो है, जो हम लोग अगर माइल्ड हो तो डेफिनेटली टैबलेट्स पे रहता है, अगर मॉडरेट रहता है तो मे बी उसको इंजेक्शंस देने पड़ते हैं खून बढ़ने के। मगर अगर सिवियरली अनेमिया है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो उस केसेस में हमको खून भी चलाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलरली फॉलोअप, मतलब मैं यही बताऊँगी कि अगर आप किसी अच्छी डॉक्टर के पास जा रहे हो, पूरा 9 महीने एटलीस्ट मंथली एक विज़िट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि ये शायद कहीं ना कहीं इंडिया में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है अभी भी। खारगोन जैसे शहर में रहने के बाद भी मैं लोगों से ये सुनती हूँ कि अरे 3 महीने तक डॉक्टर के पास जाना नहीं होता। और फिर मैं कितने सारे केसेस देखती हूँ अबॉर्शन के, जो लोग ब्लीडिंग करके आते हैं कि नहीं नहीं हमने कोई गोली नहीं खाई, हमने कभी कोई सोनोग्राफी नहीं करी। मतलब उस टाइम पे रात को 2 बजे फिर आप एक्चुअली सोचते हो कि यार मतलब ये अगर मेरे पास पहले 1 महीना भर भी पहले आ जाते तो शायद मैं इसको कुछ बचा पाती। तो ये सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं उनको बोलूँगी कि जो आप जैसे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ जाके पहले डॉक्टर को दिखाओ। वो विटामिन तभी से चालू करेंगे, D3 चालू करते हैं, कैल्शियम चालू कर सकते हैं। 3 महीने होने के बाद फिर आयरन की टैबलेट, प्रोटीन चालू होता है स्टार्टिंग से। ये सारी चीज़ें, TT के इंजेक्शंस लगती हैं 2, फिर अभी स्वाइन फ्लू के वैक्सीन्स लगते हैं, हेपेटाइटिस के वैक्सीन्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये पूरे 9 महीने में, मेरे यहाँ पे सारी पेशेंट्स पहले 7 महीने तक हर महीने आती है, 7वें महीने में हर 3 हफ्ते में, 8वें महीने में हर 15 दिनों में, और 9वें महीने में हर हफ्ते मिलते हैं। अगर नॉर्मल जो डिलीवरी करानी है अगर महिलाओं को, तो उसके लिए उन्हें ध्यान कब से देना पड़ेगा और क्या क्या सावधानी उन्हें बरतनी पड़ेगी? नॉर्मल डिलीवरी एक्चुअली स्पीकिंग डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। बट ऑन द डे जब भी आपका पेन शुरू होता है, उस दिन पे बच्चे का वज़न, बच्चा बराबर नीचे पुश हो रहा है कि नहीं, माँ को पेन्स कितने आ रहे हैं, और कैसे कैसे बेबी का हार्ट बीट है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कि उसको अब नॉर्मल ब्लीडिंग चालू हो गई या फिर प्लसेंटा नीचे है। ऐसे अनेकों रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली डिसाइड होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं। एक्चुअली स्पीकिंग मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि 99% डिसाइड होता है कि उस टाइम पे अगर आपका सब कुछ 9 महीने तक नॉर्मल है तो डेफिनेटली आपका ऑन द डे ऑफ डिलीवरी क्या है वो एक्चुअली आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है डेफिनेटली। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई चाहे कि हाँ अगर हमको फैसिलिटेट नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा है, तो उस केसेस में अगर वो रेगुलरली वॉक कर रहे हैं या फिर उनको और कोई प्रॉब्लम्स जैसे खाने पीने में कोई इश्यूज़ नहीं, अगर वो लोग ज़्यादा नमक नहीं खा रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते, या फिर डायबिटीज़ नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे रीजंस जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी जल्दी करने की ज़रूरत पड़े, तो फिर डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। मैम इससे रिलेटेड एक और है मेरा, जो किस एज ग्रुप में एक कुछ प्रॉब्लम अगर हम देखा जाए तो एक होता है कि यूरिन इन्फेक्शन या फिर यूट्रस कैंसर, ठीक है। तो इस कंडीशन में सपोज आइडेंटिफाई नहीं हो पाता या आइडेंटिफाई तो बहुत लेट हो जाता है, तो इस टाइप की महिलाएं जो होती हैं उनको किस एज में शादी कर लेना चाहिए, इन प्लानिंग होनी चाहिए उनकी? शादी की एज बोलूँ तो डेफिनेटली अभी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स आजकल लोग शादियाँ 28 से पहले नहीं करते हैं। मतलब मेरे पास ऐसी भी औरतें हैं जो 33 साल में शादी कर रहे हैं और अभी वो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं कि ठीक है मैं अभी नहीं 2 साल के बाद बच्चा रखूँगी।
कहीं न कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले के ज़माने में इश्यूज़ ज़्यादा नहीं थे और अभी इनफर्टिलिटी बढ़ी है या फिर टेस्ट ट्यूब अभी बढ़ा है, क्योंकि जो शादी की एज है वो बढ़ चुकी है ना? मेल्स फीमेल्स दोनों केसेस में। तो इन केसेस में डेफिनेटली विथ एज जो चीज़ किसी बंदी को 21 साल या 25 साल में नहीं होती है, वो डेफिनेटली 30-32 साल में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर मेरे पास ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जो मेरे पास अबॉर्शंस कराने के लिए आते हैं, मैं उनको ये बताती हूँ कि आपको मत कराओ, पहला बच्चा है, अबॉर्ट मत कराओ। बट फिर भी उनका रीज़न रहता है कि नहीं, हमको 4 साल के बाद करना है बच्चा। बट मैं तभी उनको यही चीज़ बताती हूँ कि अगर 4 साल के बाद अगर आपको थायराइड आ जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए या कुछ भी दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपको बच्चा रहने में प्रॉब्लम हो, उस टाइम पे आप सोचोगे कि यार मैं तभी रख लेती तो अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें एज के चलते बहुत बढ़ती है डेफिनेटली। तो इसलिए बेटर रहता है, मैं सबको यही बताती हूँ कि फ़र्स्ट बेबी आपका 30 से पहले होना ही चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। शायद ये हर बंदी जो मेरे पास आती है, मैं उसको कम से कम 2-3 बार बताती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, प्लीज़ किसी भी बंदी का शादी करने के बाद या बच्चा होने के बाद करियर ख़त्म नहीं होता है। और मैं ये लोगों को बताती हूँ कि कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चा होने के बाद मेरी पूरी लाइफ बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोगों के मिथ्स हैं इसके बारे में, कहीं ना कहीं बच्चा होने के बाद आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रेक लेना ही है 6 महीने का। तो ये जितना जल्दी लेंगे उतना आपको कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगी, क्योंकि बाद में जाके फिर ट्रीटमेंट लेके फिर बच्चा प्लान करो, उसमें डेफिनेटली टाइम निकल जाता है। मैम, जैसे अभी मोस्ट कॉमन देखा जाए तो अभी शादी का जो एज ग्रुप है 28-30 या 31 तक जा रहा है, महाराष्ट्र की अगर बात करूं, तो इस एज ग्रुप में शादी करने में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और क्या इनका सोल्यूशन आज हमारे मॉडर्न साइंस में है हमारे पास? सर, अगर जो लोग बहुत लेट शादी कर रहे हैं या फिर जो आजकल के अगर सेलिब्रिटीज़ बोलो, मॉडल्स बोलो, फिल्म एक्ट्रेसेस, जिन लोगों को इमिजिएटली बच्चा प्लान नहीं कर रहे या फिर जो बहुत बहुत लेट भी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्रीजिंग ऑप्शंस ऑल्सो। मतलब ओवन फ्रीजिंग भी होता है, मतलब उन लोगों को पहले से स्टिमुलेट करके उनके अंडों को हम लोग फ्रीज़ करके रखते हैं और वो अंडे जो हम लोगों के अर्ली एज में रखे हैं वो बाद में यूज़ करके भी उसका टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन गुड ऑप्शन जो लोग सोच सकते हैं, बट डेफिनेटली उसमें भी इट इज़ अ कॉस्टलियर ऑप्शन और लोगों को वो अफोर्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट जो IVF हम बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, तो आज भी सबको नॉलेज तो है लेकिन फिर भी एक मिथ बना हुआ है कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि आज की धारणा क्या है आज की पब्लिक की इसके बारे में? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताऊंगी तो किसी भी प्रोसीजर के साथ एक कॉम्प्लिकेशन साथ में रहता ही है, बट अगर इसको बताऊं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस लोगों के बड़े हैं, तो इसको मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूँगी। बट हाँ, जब भी आप प्रेगनेंसी मतलब IVF में हम लोग कैसे इंजेक्शंस के ऊपर सब कुछ करते हैं, अंडे बढ़ाने से लेके प्रेगनेंसी सपोर्ट से लेके सारी चीज़ों में इंजेक्शन ज़्यादा लगती है। तो डेफिनेटली एक औरत को पूरे पूरे मंथ में ऑलमोस्ट हर रोज़ के इंजेक्शंस होते हैं। शायद ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगी, जो लोग एक्चुअली इसको नहीं कर पाते। या फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूँगी, दैट कॉस्ट फैक्टर एसोसिएटेड, मतलब ये एक मेजर सेटबैक है। डेफिनेटली इट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उसके साथ पैसा भी लगता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम पब्लिक जान चाहिए कितने कॉस्ट तक हो सकता है या इसका हम एक पैरामीटर हम बना सकते हैं कि इतने तक हम पब्लिक अफोर्ड कर सकती है? कॉस्ट तो सर इट वुड बी वेरी अनश्योर अगर मैं इसको डायरेक्टली अभी कुछ बताऊं तो हाँ, बट डेफिनेटली मतलब अगर महाराष्ट्र में देखा जाए या मुंबई में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 75-80 हज़ार से लेके 3.5 लाख तक भी हर जगह पे इसका वेरिएशन है। डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पैकेज है, सब कुछ। उसमें भी डोनर्स लिए हैं, नहीं लिए हैं, इंजेक्शन इंक्लूडेड है, नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसको मैटर करती हैं। अभी बहुत सारी महिलाओं में केस आता है कि प्रेगनेंसी नहीं होने का चांसेस होते हैं या मेजर रीज़न बहुत सारे होते हैं, तो उस कंडीशन पर क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन क्या होता है उन महिलाओं के लिए? सर, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी महिला या फिर कोई भी कपल अगर 1 साल के ऊपर से ट्राई कर रहा है और फिर भी अगर बच्चा नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है उनको गायनेक सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका चेकअप करें। अगर आप 30 से अंदर हो, तो अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हो और फिर भी आप लोग ट्राई कर रहे हो 1 साल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्द से जल्द ट्राई करना चाहिए उन लोगों को
कि एक सपोर्ट ले, डॉक्टर से मिले, हिस्ट्री ले, टेस्ट कराए हस्बैंड का, वाइफ का, दोनों का, एंड देन कम टू अ डिसीजन. दिस इज़ वन प्रिलिमिनरी स्टेप. तो ये हुआ. दूसरा, अगर ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो एटलीस्ट डॉक्टर्स आपको, अगर आप कोई भी दूसरे टेक्निक्स नहीं यूज़ करना चाहते, अगर फिर भी लोग नेचुरल के लिए ट्राई करें, तो उसमें भी डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि किन किन दिनों में करना चाहिए. वो बहुत बहुत ज़रूरी है. दूसरा मतलब IUI हम लोग जो बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन. ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे हस्बैंड का सीमन सैंपल वॉश होता और वो डायरेक्टली फीमेल के यूट्रस में पुश किया जाता है. तो ये एक थर्ड ऑप्शन है. फॉलिकुलर स्टडीज़ होती हैं इसमें, जिसमें सारी चीज़ें मॉनिटर होती है वाइफ की. और उसके बाद फिर थर्ड एंड फोरमोस्ट मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी ऑब्वियसली. ओके मैम, इसके अलावा एक होता है कि अभी देखा जा रहा है, ये तो हम गायनेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, आफ्टर बेबी गायनेक्स रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है महिलाओं को फेस करना पड़ता है? आफ्टर बेबी तो डेफिनेटली बच्चा इटसेल्फ इज़ अ बिग जॉब फॉर द Yes. मदर. आजकल के लोग ब्रेस्ट फीडिंग को इतना कंफर्टेबल नहीं समझते. मतलब देर आर ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप्स हमारे यहाँ पे, कि जहाँ पे लोग एक्चुअली साथ मिलके अपने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं. जैसे हमारे यहाँ पे लैक्टेशन कंसल्टेंट आती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर प्रॉपर आपको 1-1.5 घंटा सेशन दिया जाता है कि कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें गलत है, क्या सही है, खाने पान से लेके पोजीशन ले लेके सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन होती है. फिर दूसरा मतलब बॉडी के साथ रिकवर होना. नॉर्मल डिलीवरी के बाद लोगों को यही मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अलाइन करना भी एक बहुत बड़ा इशू जो होता है लोगों के लिए. वेट गेन के साथ लोग टैकल नहीं कर पाते. वेट गेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में वापस प्री प्रेगनेंसी वेट गेन होना एक थोड़ा सा लोगों को चैलेंज हो जाता है. ओके, तो मैम ऐसे कौन से केसेस आते हैं जिसमें महिलाएं अवॉइड करती हैं, या आपके पास महिलाओं को रूटीन चेकअप करना चाहिए आफ्टर बेबी, या एक एज के बाद, अगर मैं गायनेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करूं तो महिलाएं जिसको अवॉइड करती हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है महिलाओं को और बताऊं तो 30 इयर्स के बाद आई एम श्योर किसी को भी ये नहीं पता कि एक पैप्समियर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. पैप्समियर टेस्ट एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होता है. मतलब ये इतना सिंपल टेस्ट है कि बस यूट्रस के मुंह पे हम लोग बस ब्रश घुमाते हैं और वो टेस्टिंग को भेजते हैं. इमेजिन करो अगर मैं आपको ये बताऊं, और ये सच है, इंडिया में हर 8 से 9 मिनट में एक औरत कैंसर सर्विक्स से मरती है. तो अभी आप मुझे बताओ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है. मैं लोगों को कम से कम 500 पैम्पलेट्स बांट चुकी हूँ, बट उसमें से 5 औरतें भी सामने से आके नहीं बोलती है कि मुझे ये टेस्ट करानी है ना. मतलब ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता. तो ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए और इसका आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, मतलब सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटिव टेस्ट है ये. तो इससे अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर होना है तो वो डिटेक्ट होता है. और ये टेस्ट हार्डली एक 5 मिनट लगता है. और ये एक बार आप टेस्ट कर लो और वो टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव है तो 5 साल तक आपको वापस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ज़रूरी है. ये किसी भी औरत को 30 इयर्स के बाद हर 5 साल में कराना चाहिए. ये शायद हमारे इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता. ये मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे यही आप लोगों को बताना है कि सब लोगों ने, सारी औरतों ने, अपने हस्बैंड्स ने, अपने बीवियों को, अपने माओं को जाके ये टेस्ट करानी चाहिए. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँगी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. मतलब बहुत ज़रूरी है कि औरतों को अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलरली कराना चाहिए. अगर खुद नहीं पॉसिबल है तो ऑब्वियसली किसी डॉक्टर के पास जाके, किसी सर्जन के पास जाके, या फिर गायनेक्स के पास जाके आप कराओ. वो बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ पे इतने सारे केसेस ब्रेस्ट कैंसर के दिखते हैं हमको, तो ये भी एक बहुत मेजर चैलेंज है ना. अगर किसी को भी पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी किसी औरत को अगर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर लग रहा है कि वज़न कम हो रहा है, या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी, या फिर कहीं भी कोई छोटा भी मास फील हो रहा है एनीवेयर इन द बॉडी, तो उनको ये जाके एग्जामिन कराना चाहिए. तो मोस्ट कॉमन अभी देखा जाता है कि जो यंग यूथ हैं, पेन किलर लेना, एक पेन किलर, बहुत सारे मल्टीपल पेन किलर होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और क्या पेन किलर लेना सही है या गलत है? जैसे मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड किडनी स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके लिए उनके पास तो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं कि ये टैबलेट से किडनी में प्रॉब्लम होती है. तो हमारे तो मेडिकल में ही वो टैबलेट्स अवेलेबल नहीं होती है ना. तो ये बहुत ज़रूरी है. देयर आर लिस्ट ऑफ मेडिसिन की जिनकी वजह से किडनी या लिवर को प्रॉब्लम हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ सेफ पेन किलर्स, बट डेफिनेटली अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट में करो तो उससे हानि नहीं होती है. तो क्या मैम इसका नाम बता सकती हैं किस पेन किलर को लेना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए?
जैसे सर मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा डिफिकल्ट होएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो Yes, पेन किलर्स certainly, बाकी के yes, डॉक्टर्स बाकी देते के- होंगे, Yes, yes, true. बट डेफिनेटली अगर कोई भी ऐसे एग्जांपल दूं मैं डाइक्लोफेनाक, अगर ये टैबलेट अगर कोई भी लोग बहुत टाइम से ले रहे हैं तो शायद मे भी प्रॉब्लम हो सके। जैसे मैं 50 में से एक बता रही हूँ ड्रग जिसके ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट डेफिनेटली उसमें भी सेफ़र ऑप्शंस होती हैं, और अगर आप वो कभी कभार ही ले रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको नेचुरल कोई तरीका नहीं है मैम जिसमें विदाउट ड्रग्स इसको अवॉइड किया जा सके? सब मेरे हिसाब से किसी ने भी अपने खुद के दिमाग से कोई भी मेडिसिन नहीं लेने चाहिए, है ना। स्पेशली आजकल का लोगों का फैशन है कि जाके मेडिकल में पूछो और वो दवाई देते हैं और वो घर पे आके ले लेते हैं, और बाद में वो दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता तो 4 दिन के बाद पता चलता है कि यार हमने तो गलत दवाई ले रहे थे और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो किसी को वजाइनल इचिंग हो रहा था, उसने जाके मेडिकल में बताया, मेडिकल वाले ने बॉडी में जो इचिंग होती है उसका टैबलेट दे दिया और वो बंदी वो टैबलेट महीना भर ले रही थी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग हमारे डेली प्रैक्टिस में देखते हैं कि दिस इज़ ब्लंडर्स जो ये करते हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ भी हो, मतलब डॉक्टर्स के पास जाके एक प्रॉपर कंसल्टेशन करके चीज़ों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जबकि आप वहाँ पे वो 500 रुपये बचा रहे हो, डेफिनेटली जो कुछ कंसल्टेशन चार्जेस 500 है, 1000 हो, जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप आपके हेल्थ को भी इक्वली टारगेट कर रहे हो। ये बहुत मतलब शायद इंडिया में लोगों को ये चीज़, स्पेशली फीमेल्स को ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी पेन हो गया तो क्रोसिन ले लिया या फिर कॉम्बीफ्लैम ले लिया, कुछ भी हो गया तो कुछ भी ले लिया। ये जो चीज़ें हैं ये अवॉइड करो, कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम्स आप खुद ही उसको खुद invite सर के नीचे लेके बैठ रहे हो, सो ये नहीं होना चाहिए।